प्रशांत भाई हैं, दिलदार भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। संजय भैया हैं, रूज जी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमेशा रामनगर के अधिवक्ताओं को के हित को लेकर जो लायक एसोसिएशन द्वारा हमेशा किसी से दबा बने, किसी से डरा बने, अधिवक्ता हित ही सर्वोपरि है मेरे लिए। अब मेरी जिंदगी अधिवक्ताओं को काम आ जाए तो हमको इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। ये मेरा भाव, ये मेरे ब्लड में है। मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता देता हूँ अपने परिचय में, ये ब्लड मेरा है। यह अधिवक्ता जिस समाज में मैं रहता हूँ उसका सम्मान कभी न गिरे। आपस में हम लोग झूठ रहे, सम्मानित रहे और जात बिरादरी में हम लोग बदलने का काम न करें। हम लोग बस एक बिरादरी एक काली कोट। अध्यक्ष जी, आज ये किस तरह का जो है परिचय समारोह था? मैं लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिवक्ताओं का चुनाव हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और बनारस दो बार जो है उसका चुनाव हो रहा है। उसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की भांति रामनगर में दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी के तत्वाधान में यह परिचय सभा समारोह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बनारस बार द्वय के सभी संबंधित पदों के उम्मीदवार आते हैं। अच्छा, आसपास जिलों के भी अधिवक्ता आपके इस परिचय समारोह में शामिल हुए हैं? हाँ, आज क्योंकि बार काउंसिल का भी चुनाव साथ में है तो इसलिए कई जिलों के सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों ने परिचय समारोह में जो है कि क्या क्या मतलब वादे किए अधिवक्ता समाज से? प्रत्याशी गण जो यहाँ आए हुए हैं सभी लोग रामनगर के अधिवक्ताओं का किसी भी समस्या पर उत्पन्न होने पर पूरा सहयोग देने का काम और रामनगर के संस्था के विकास में उत्थान में जो भी होगा योगदान देने का वचनबद्ध हुए हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सूर्यभान तिवारी, सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। तिवारी जी, आप ये बताइए कि महामंत्री बनने के बाद, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, सेंट्रल बार का महामंत्री बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बार के अंदर और बार के बाहर दोनों अधिवक्ताओं के हित की ही बात हो। वहाँ अन्य किसी की बात करना उचित नहीं है। हमारे अधिवक्ता भाई विरक्त हो गए हैं इस बातों से। इसको उनके अधिकार को दिलाने का, जो अधिकार छूट गया है, कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन सा अधिकार उनका छूटा है, लेकिन जैसे ही हम महामंत्री का पद ग्रहण करेंगे उस पद के गरिमा के अनुसार जो यथासंभव मेरा कार्य होगा, मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ सहर्षपूर्वक और विनम्रता से कार्य करूंगा, जिसमें हमारे अधिवक्ता भाइयों का हित होगा। अच्छा, और जैसे सेंट्रल बार के लिए या जो है कि बनारस बार के लिए और आप क्या क्या जो है कि कार्य करने के वादे किए? देखिए, मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं रखता। मेरा सिद्धांत ये है कि जो मैं वही कहूँ जो मुझे करना है, और कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह दूं कि मैं वहाँ जा कर के चाँद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हमारे लिए वही संभव है। मुझे 1 साल का कार्यकाल मिलता है, उस कार्यकाल में हम उसी कार्य को पकड़ें जो कि हमारे अंदर पूरा हो सके। हम ऐसे कार्यकाल में बहुत बड़ी चीज़ें सोच करके जाएंगे तो उसको संभव नहीं कर पाएंगे। अन्यथा मैं ये कहना चाहूँगा कि महामंत्री का कार्यकाल अधिवक्ता हित के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके विकास के लिए किया जाना चाहिए। प्रथम व्यक्ति का यही निर्णय होना चाहिए कि वो व्यक्ति अधिवक्ता के लिए जितना संभव हो सके कार्य अच्छा करे और उस कार्यों से लोगों का हित हो।
कचहरी में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? देखिए, रही सुरक्षा की बात तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कचहरी कैंपस के अंदर ही कमिश्नरेट है जहां सीपी बैठता है। उस सीपी के बैठने के बावजूद भी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को गोली मार दी जाती है, अधिवक्ताओं को पीटा जाता है, अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। जबकि अगर वहाँ प्रशासन का मुख्य अधिकारी वहाँ बैठ रहा है और डीएम हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ जिला जज हैं, ऐसे मुख्य पदों पर न्यायिक जहाँ न्याय है, जहाँ न्यायिक पदाधिकारी हैं, वहाँ अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो अन्यत्र जगहों पर उनकी क्या दशा होगी। जबकि देखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमेशा अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया गया है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की बातों को प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रशासन इस पर अगर उक्त संज्ञान न लेकर कार्य सही ढंग से नहीं करेगी तो अधिवक्ता हमेशा आगे बढ़ करके उनको जो है परेशान करेंगे और उनसे अपना हक मनवाने का कोशिश करेंगे। अधिवक्ता समाज में अग्रणी होता है। हर समय अधिवक्ता अपने कार्यों को कराने के लिए, न्यायिक कार्यों को कराने के लिए जज से लड़ता है, बाधिकारियों का कार्य कराने के लिए बाधिकारियों की बातों को सहता है और अपना कुछ नहीं करता है। एक उसका छोटा सा पारितोषिक होता है जिसके वजह से वो अधिकारियों से प्राप्त करता है। उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, उसको कोई भी समाज की सुविधा नहीं मिलती है, उसको कोई न्यायिक सुविधा नहीं मिलती है, न शासन से उसको कुछ अनुदान मिलता है। वह अपने बल पर कमाता है और लोगों की सेवा करता है। इसलिए अधिवक्ता समाज में अग्रणी कहलाता है। आप अधिवक्ता समाज से और क्या उम्मीद करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता गुरुजनों, अपने सहयोगी भाइयों एवं अधिवक्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि आप मुझे अपना अमूल्य मत और सहयोग, आशीर्वाद देकर के विजयी बनावें। मैं जब भी सेंट्रल बार एसोसिएशन का महामंत्री पद ग्रहण करूंगा, उसके बाद से ही आपका और अपना सब सम्मान बचाने के लिए सारे वो संभव कार्य करूंगा जिसको कि मुझे करना उचित है और जिससे कि हम अधिवक्ताओं भाइयों का सम्मान बढ़े। हाँ सर, वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। मैं विनोद कुमार पांडे। विनोद जी, जो है कि आप विनोद कुमार पांडे, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। मैं वर्तमान में सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश हूँ भी और पूर्व अध्यक्ष दी बनास बार एसोसिएशन वाराणसी 2021 में रहा। आप जीतने के बाद अधिवक्ताओं के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिवक्ताओं का सम्मान, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस भी प्रकार का हो, आज हर स्तर पे छीन होती है। न उनकी कोई आर्थिक सुरक्षा है, न कोई सामाजिक सुरक्षा है, न ही सरकार की नज़र में अधिवक्ताओं का इस समय कोई सम्मानित स्थान रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ताओं के महत्व को, अधिवक्ताओं की एकजुटता को, अधिवक्ताओं की ताकत को सरकार समझे और उनकी स्वास्थ्य बीमा, जिससे अधिवक्ता प्रायः परेशान रहता है, उनकी सुरक्षा अधिनियम जो पेंडिंग है, ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ प्रयास नहीं हुआ है, पेंडिंग है अभी वो विधि आयोग में। नए अधिवक्ताओं के लिए जीविकोपार्जन के लिए स्टाइपेंड के रूप में कुछ धनराशि, और जब अधिवक्ता वृद्ध होता है, वो काम करने लायक नहीं रह जाता है 70 साल के बाद, तो प्रायः अधिवक्ता सामाजिक दृष्टि से बहुत आर्थिक दबाव झेलता है। उसको स्टाइपेंड के रूप में 15,000 रुपया पेंशन समझिए या सहायता राशि समझिए, उसको मिलना चाहिए। और एक योजना हमको अभी दिमाग में आया है 4 दिन पहले। जो पैनल के अधिवक्ता चुने जाते हैं, बैंक के हुए या रेलवे के हुए, सरकार के पास पैनलों की भरमार है, उसका विकेंद्रीकरण, इसकी लड़ाई हमें लड़नी है। एक अधिवक्ता के पास जाइए तो पता चलेगा 50 बैंक के वकील हैं, 40 बैंक के वकील हैं। उससे 2 चीज़ प्रभावित होता है: दूसरे अधिवक्ता का हक खाते हैं, तीसरे ईमानदारी से काम नहीं कर पाते।
किसी के पास काम ओवरलोड रहेगा तो काम नहीं कर पाए। रेलवे के भी हैं, बैंक के भी हैं, बीमा के भी हैं। तो मेरी ये डिमांड है कि 2 पैनल से ज़्यादा किसी अधिवक्ता के पास न रहे, ताकि काम बटेगा तो अधिवक्ता आर्थिक रूप से सशक्त भी होगा, योग्य भी होगा और काम भी अच्छे ढंग से होंगे, उसमें उसकी भी ग्रेविटी बनी रहेगी। अच्छा वकील साहब, कभी कभी जो है कि अधिवक्ता कचहरी आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आपका बार एसोसिएशन क्या उसके लिए करता है, उसके हित के लिए क्या कदम उठाता है? देखिए, पहले तो नहीं था। जब शुरुआत में अधिवक्ताओं का एसोसिएशन बना तो दुर्घटनाओं के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने भी आपसे कहा कि स्वास्थ्य बीमा की, क्योंकि वकील जब कमाता है तो एक तरह से राजा की तरह रहता है। जी भाई, वो हाँ, सैलरी नहीं उसको मिलती ना, वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति प्रायः मैंने देखा है अपने ये 32 साल के अनुभव में कि अधिवक्ताओं के पास एकत्रित करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। न उनका कोई पेंशन है, न कोई फंड है, और जो आया उससे मौज मस्ती से समाज में रहते हैं, शान से जीते हैं। जिस दिन उनका इनकम प्रभावित होता है तो कई चीज़ प्रभावित होता है। बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, परिवार की स्थिति प्रभावित होती है, अधिवक्ता का इनकम प्रभावित होता है। तो स्वास्थ्य बीमा हो, जिस पे चर्चा लगातार चल रही है, अभी फुलफिल नहीं हो पाया है मगर चर्चा चल रही है। दूसरी व्यवस्था ये है कि अभी दुर्घटना बीमा के रूप में कोई बीमा तो नहीं है मगर डेथ क्लेम की व्यवस्था है। तो दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए कि अगर किसी अधिवक्ता का मान लीजिए दुर्घटना में विशेष अंग प्रभावित हो गया, काम करने लायक नहीं रह गया, तो उसी स्थिति में भी उसको धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। आज के समय में अभी वो व्यवस्था नहीं है। अच्छा, चूँकि अधिवक्ता न्यायिक कार्य करता है और ऐसे में कभी कभी अधिवक्ताओं को असामाजिक तत्वों द्वारा उसको धमकियां मिलती हैं, ऐसे में अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर आप क्या करेंगे? यह एक ज्वलंत समस्या है, अधिवक्ता समाज के लिए ये ज्वलंत समस्या है और सरकार को आए दिन इसको सामना करना पड़ रहा है, अधिवक्ताओं को सामना करना पड़ रहा है, एसोसिएशन को सामना करना पड़ रहा है। कभी कासगंज की घटना होती है, कभी बनारस की घटना होती है, कभी इलाहाबाद की घटना होती है। आए दिन अधिवक्ता कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग शायद हर कचहरी, हर अधिवक्ता के जबान से निकल रही है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आपको हम बता दें कि यह लागू भी होना है, तय है कि लागू होना है। ये इसका रूपरेखा बनकर तैयार हो चुका है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ड्राफ्टिंग कमेटी में बार काउंसिल के लोग भी थे, गवर्नमेंट के लोग भी थे। आज के समय में यह विधि आयोग के यहाँ यह विचाराधीन पेंडिंग है। अब लड़ाई इसकी लड़नी है कि वह जो पेंडिंग है वो सरकार संसद से पारित करके इसको कानून का अमली जामा बना। अच्छा, ये जब से कचहरी में आपकी कचहरी में बम ब्लास्ट कांड हुआ है, तब से आपकी कचहरी कितनी सुरक्षित है या अधिवक्तागण कितने सुरक्षित हैं? थोड़ा इस पर आप सच तो मानिए कि बताइए। हमारी न्यूज़ व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। ना आप सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित हैं, ना कचहरी सुरक्षित है। और कचहरी तो एकदम सुरक्षित है। बनारस जैसे कचहरी में जहाँ लगभग 50,000 लोगों का प्रतिदिन आवागमन है, अधिवक्ताओं और वकीलों को मान लीजिए, तो वेंडरों को मान लीजिए, तो लगभग 30-40 से कम तो नहीं है। कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि मैं फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था में काम कर रहा हूँ। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। सरकार, मैंने एक चीज़ आपसे कहा कि संविधान को, देश को, न्याय को, जिस पे वास्तव में सारा समाज संतुलित रूप से चल रहा है, चाहे वो अधिकारी हों, बेलगाम होते हैं तो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील उसमें रोल अपना निभाते हैं, चाहे सामाजिक कोई पीड़ा हो, निचले तबके का अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति अगर कहीं से पीड़ित होता है तो अंत में वकीलों के पास जाता है। मगर सरकार की दृष्टि में अधिवक्ताओं से ज़्यादा उपेक्षित इस समय शायद समाज का कोई तबका हो। न उनको बैठने की व्यवस्था, न उनको अब ये बताइए कि सबसे बुद्धिजीवी वर्ग का काम है ये, क्लर्क एसी में काम करता है, वकील को पंखा भी नहीं नसीब है। तो ये तो सरकार को मौलिक रूप से सोचना चाहिए कि जिनसे हमें न्यायिक
काम लेना है, संविधान की व्याख्या करनी है, रक्षा करवानी है, समाज की रक्षा करवानी है, उसको हम ये व्यवस्था करके दें। लोग कह रहे हैं कि ये चैम्बर वहाँ बनाया जा रहा है, वो चैम्बर वहाँ बनाया जा रहा है, मगर वास्तव में ये चीज़ फलीभूत नहीं हो रहा है। आज भी मैक्सिमम कचहरी में, मैं तो प्रदेश भर दौड़ रहा हूँ, लोग 3 शेड में बैठ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम अधिवक्ता समाज का और पूरे समाज का दुर्भाग्य है। आप अधिवक्ता समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ता समाज से मेरा पहला अपील तो यही है कि बड़ा संघर्ष का यह प्रोफेशन है, मगर इस संघर्ष में वो एकता और संयम जरूर बना के रखें, क्योंकि कानून कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं न कहीं उत्तेजना बस अधिवक्ता या पीड़ी जो उनकी पीड़ा नहीं बर्दाश्त होती है तो वह कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो धैर्य और संयम और आपस का संगठन, आपस की एकता, अधिवक्ता वह कड़ी है, एक शब्द नहीं है, यह शब्द नहीं है। अधिवक्ता शब्द से, अधिवक्ता नाम से हमारे समझ से समाज का जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वह भी भय खाता है। भय इस मामले में खाता है कि न्याय हम जानते हैं, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं न्याय के लिए, इसलिए वो खाता है। इसलिए हमको अपना संगठित रूप, एकता, संगठन बना के रहना चाहिए, आपस में मिल जुलाप रहना चाहिए। देखिए, मतभेद वैचारिक बहुत होते रहते हैं, परिवार है तो होंगे, मगर फिर भी परिवार को एकजुट रहना चाहिए। अधिवक्ता परिवार को एक साथ एकजुट, एक धागे में पिरो के रहना चाहिए, जिसका लाभ हम अधिवक्ता समाज को ही मिलेगा। धन्यवाद। वकील साहब, आप भी क्या किसी प्रत्याशी पद के लिए चुनाव में खड़े हैं? नहीं, मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूँ आपको। मैं विघ्नेश्वर चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष दी रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन, रामनगर वाराणसी। जैसा आपको भी मालूम है कि आज हम लोगों ने संस्था की ओर से प्रत्याशी परिचय समारोह का आयोजन किया। इसमें वाराणसी से बनारस बार, सेंट्रल बार और यूपी बार काउंसिल से प्रत्याशी यहाँ आए और अपना परिचय दिए और हम लोगों से संस्था से वोट की अपील की। अब जहाँ तक रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन का झुकाव है, वो यहाँ के अधिवक्ता मैक्सिमम जो है हमारे प्रत्याशी विनोद कुमार पांडे जी, जिनका क्रम संख्या 317 है, इनके प्रति लगाव है। क्योंकि पूर्व में जितने प्रत्याशी जीत के गए थे, उनसे हम लोगों को कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वो पूर्व में ऐसा कृत्य कर चुके हैं जिससे कुछ लगता नहीं कि कुछ बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के लिए करेंगे। हमसे और संस्था से, विनोद पांडे जी से हमारी अपील है, संस्था की तरफ से भी अपील है कि अधिवक्ता हित में ये अच्छे कदम उठाएंगे और अधिवक्ता हितों की सुरक्षा के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी लड़ेंगे। बताएं, आप क्या कहना चाहिए? लक्ष्मेश्वर शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष दी लॉयर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी। यहाँ पर आज प्रत्येक वर्ष की भांति प्रत्याशी परिचय सभा समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बार काउंसिल के प्रत्याशी और बनारस बार द्वय के प्रत्याशी आए, अपने विचार रखे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के वर्तमान सदस्य श्री विनोद कुमार पांडे, जिनका क्रमांक संख्या 317 है, वे भी आए, अपने विचार को रखे। क्योंकि विनोद कुमार पांडे जी युवा हैं और सबसे मिलनसार हैं, व्यवहार कुशल हैं और अपने छोटे से कार्यकाल में इन्होंने अच्छे कार्य अधिवक्ताओं के हित में किए हैं। मैं सभी अधिवक्ताओं से अपील करूंगा कि विनोद कुमार पांडे क्रम संख्या 317 पर अधिक से अधिक मत देकर इनको भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि जो अधिवक्ता हित में कार्य हो सके। धन्यवाद।